बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियाति कुल्ली माल मिल्लकुम। ISB के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि पहला जो टेस्ट होगा, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जो रिपीटर नहीं है, पहला टेस्ट आपका होगा इंटेलिजेंट टेस्ट होगा। तीसरी किस्म जो इंटेलिजेंट टेस्ट किया हुआ है मैकेनिकल टेस्ट, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। 3 इसकी किस्में हैं, इंटेलिजेंस की 3 किस्में हैं। पहली है वर्बल, दूसरी है नॉन वर्बल और तीसरी है मैकेनिकल टेस्ट। वर्बल और नॉन वर्बल अभी ISB में ख़त्म हो चुके हैं, थोड़ी चेंजेस आई हैं। पहले स्क्रीन आउट होते थे, अभी उन्होंने पॉलिसी चेंज किया, स्क्रीन आउट नहीं होते। पहले तो स्क्रीन आउट ये कि पहले टेस्ट ही में बच्चा अगर रह गया वर्बल नॉन वर्बल में तो घर चले जाते थे, उसके 3-4 दिन जो गुजारने होते थे ISB में वो नहीं गुजारते थे। अभी हर बच्चा 4 दिन गुजारता है, क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल वो सीन ख़त्म हो गए। लेकिन एक टेस्ट होता है वो मैकेनिकल टेस्ट होता है। वर्बल के जो क्वेश्चन है अगर देखा जाए GDP के लिए वो नॉन 100 क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह जो अप्लाई करते हैं PMA के लिए लॉन्ग कोर्स के लिए तो उसके टोटल 148 क्वेश्चन होते हैं। 84 क्वेश्चन वर्बल के होते हैं और 64 होते हैं नॉन वर्बल के। आधा घंटा टाइम होता है, 30 मिनट टाइम इसके वर्बल का, 30 मिनट है नॉन वर्बल का। लेकिन दोनों का रिजल्ट कंबाइन है, ये नहीं कि वर्बल में फेल हो गए तो उसमें दोनों का क्या रिजल्ट है, कंबाइन है। अगर आपने 84 सही कर लिया तो थोड़े भी ले ली तो आप पास होंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना मार्किंग नेगेटिव नहीं है, वर्बल और नॉन वर्बल मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन मैकेनिकल टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे अभी जो नया इन्होंने किया है। 40 में 30 मिनट टाइम होगा, एक गलत करेंगे 2 माइनस हो जाएंगे नंबर। तो इसलिए आपने मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को सही तरीके से प्रिपेयर करने में, वो टेस्ट क्लियर होगा तो समझें कि आप पास होंगे, ओवरऑल आप रिकमेंड होंगे। अगर इसमें आपने फेल किया तो आप समझ लें कि आप नॉट रिकमेंड है, चाहे आप 4 दिन गुजार ही दें वहाँ। तो इसलिए इस टेस्ट की बड़ी अहमियत है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो ये आमिर साहब हैं, तो सर आमिर आज आपको मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में गाइड करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? अभी हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड को डिस्कस करने लगे। अभी सर बता रहे थे कि कुछ अर्सा कबल ये टेस्ट स्क्रीनिंग आउट टेस्ट माना जाता था। मतलब जब आप लोग ISSB के लिए जाते थे, फॉर्म फिलिंग के बाद, टेस्ट नंबर मिलने के बाद, रूम वगैरह अलाट होने के बाद आपका ये टेस्ट होते थे 3, वर्बल, नॉन वर्बल एंड मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। और जो बच्चा ये तीनों टेस्ट पास करता था उसको वहाँ पे बिठाते थे, अदरवाइज़ वो पहले दिन ही घर वापस आते थे। अभी वर्बल नॉन वर्बल का सीन ख़त्म हुआ, मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, लेकिन इसकी वो स्क्रीनिंग आउट वाली अथॉरिटी भी ख़त्म कर दी गई। लेकिन हम अगर थोड़ा सा बैक जाएं तो इतना तो हमें पता है कि किसी दौर में ये इतनी अहमियत का हामिल था कि ये स्क्रीनिंग आउट टेस्ट माना जाता, मतलब अब भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई। आ रही है समझ? लेकिन थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हो चुकी। हम सारी बात दोबारा बताने का मकसद था आपके सामने इसकी अहमियत रखनी कि पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, लेकिन इसकी अहमियत कम नहीं हुई, इसकी अहमियत उतनी ही है। हाँ, अब ओवरऑल जब आपका देखा जाएगा ना, रिकमेंडेशन में आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है कि आपने ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया। ओवरऑल परफॉर्मेंस में ये बहुत हैवी चीज़ होगी वहाँ कि आपने मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया। आ रही समझ बात में? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिकल एप्टीट्यूड बोलते किसको है, ठीक है, और फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको MAT एब्रीवेशन से शो किया जाता है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। बेटा मैकेनिकल वर्ड जहाँ पे भी आता है एक बात माइंड में घूमती है कि लाजमी बात है इसमें कोई मशीनरी का चक्कर है, मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है। आ रही है समझ? अब एक बात हमें समझ में आ गई कि जब भी मैकेनिकल वर्ड आया है इसमें कोई मशीनरी का चक्कर है। अब वर्ड मैकेनिकल ने तो हमें ये बता दिया कि इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है जी, मशीन इन्वॉल्व। आगे आ जाता है हमारे पास एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बोलते हैं कुदरती रुझान को, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि आप चीज़ को
किस रुझान से, किस नज़र से, किस जाविये से देख रहे हैं। मतलब ये है, ये चेयर पड़ी है मेरे सामने, अब अगर मैं इस चेयर को देखता हूं तो मैं अपने जाविये से, अपने तरीके से देख रहा हूं, ठीक है। अगर कोई आप में से देख रहा है तो वो मेरे जाविये से नहीं, वो अपने जाविये से देख रहा है, ठीक है। कोई और देख रहा है तो वो अपने जाविये से देख रहा है। कुछ लोगों को कीड़े निकालने की आदत होती है हर बात में, आ रही है समझ। कुछ लोग पॉजिटिव चीज़ को लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिविटी ढूंढ रहे होते हैं। इसमें पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का चक्कर तो नहीं है, लेकिन बात को समझाने के लिए वो एग्जाम्पल मैंने इन्वॉल्व किया। अब वो कह रहा है कि अगर आपके सामने मशीनरी रखी जाए तो आप उसको कितनी जल्दी समझते हैं, आप उसकी मैकेनिक्स को, उसकी मूवमेंट को, उसके अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा जो सिस्टम इन्वॉल्व है, उसको आप कितनी जल्दी समझते हैं, उसका आपसे टेस्ट लिया जाता है। इसमें ज़्यादातर आपसे मशीनरी के क्वेश्चन ही सॉल्व किए जाते हैं, जिसमें पुल्ली आ जाती है, जिसमें गियर्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास और इस तरह के जो रॉड आ जाते हैं, स्पैनर आ जाते हैं, ये सारे इस तरह के क्वेश्चन इन्वॉल्व, इसमें मशीनरी ही होनी है आपकी। अब एक मशीनरी को किस जाविये से देखते हैं और उसके सिस्टम को कितना जल्दी समझ सकते हैं, उसके बारे में ये आपका टेस्ट है, और इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो मैं पहले भी अक्सर बच्चों को, यहाँ पे तकरीबन तीसरा बैच है, बल्कि चौथा, जिसको मैं ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, तो हर बैच को मैंने एक ही फार्मूला बताया, जो कि इसमें 95% से 99% मैटर करता है इस टेस्ट में। वो है मेरा पुत्र कॉमन सेंस। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, जो इस टेस्ट में मैटर करता है। आपकी ज़ीरो से लेकर, आपकी नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक या ग्रेजुएशन तक, या जो भी आपकी तालीम है उस तक, आपने मशीनरी को कितना कुछ पढ़ा और उसकी क्या समझ बूझ है आपको, वो चेक करने के लिए ये टेस्ट है, ठीक है। और इसमें आपकी कॉमन सेंस ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। हमेशा जो मेन पर्पस है इसका, वो है आपकी कॉमन सेंस। उसके बाद ये पहली बात तो आ गई आपके पास कॉमन सेंस। उसके बाद जो कुछ चीज़ें समझने वाली भी इसमें हैं, जिनका अक्सर बच्चों को आइडिया नहीं होता, वो मैं समझाऊंगा। आ रही है समझ? कुछ चीज़ें हैं इसमें, उसमें अक्सर तो मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। नॉन वर्बल का लेक्चर लास्ट टाइम कितने बच्चों ने लिया था, ज़रा हैंड रेज करें। नॉन वर्बल वाला, जिसमें हमने वाटर इमेज और मिरर इमेज पढ़ा था, कितने बच्चों ने लिया था? 1 2 3 4, बस चलिए। अच्छा जी, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जब हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स जो है ना, वो सॉल्व हो चुकी हैं। इसमें बेटा एक बात, पहला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये पहली बार आप लोगों ने 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा, जिन बच्चों की मैट्रिक साइंस में है ना, उनके लिए ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट 9th क्लास की फिजिक्स में पहली बार आप लोगों ने पढ़ा। क्या कहता है उसमें बेटा? ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के पास आपके टेस्ट मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि 50% तो इसी कॉन्सेप्ट पे है। ऐसी बात है ना, गियर्स वाले ज़्यादातर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बने होते हैं सारे, तो 50% इसमें ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं जो इस पर बहुत ज़्यादा हैवी हैं। एक मैंने आपको कॉमन सेंस बताई है, और दूसरी क्या चीज़ बताई है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताने की ज़रूरत तो है नहीं। वो क्या है बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है ऐसी मूवमेंट, ऐसी डायरेक्शन जिसमें कोई चीज़, जिस तरह एक क्लॉक की सुई मूव कर रही होती है ना, उस तरह से मूव कर रही हो, तो उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह मूवमेंट। आ रही है समझ? क्लॉकवाइज का क्या मतलब बन रहा है जी? घड़ी की तरह। इस तरह एक घड़ी की सेकंड हैंड, मतलब जो सेकंड वाली सुई होती है ना, वो मूव कर रही है, बाकी भी उसी तरह से मूव करती हैं। जिस तरह से वो मूव कर रही होती है, उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास है जी
अच्छा, पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास था जी कॉमन सेंस का, दूसरा है हमारे पास जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं पहले हम वो देखते हैं। बेटा दो किस्म के क्वेश्चन आते हैं। वो क्या करता है, एक यहां पे आपके सामने गियर बना देता है, इस तरह से गियर बना होगा, ठीक है, उस गियर के साथ एक और दूसरा गियर लगा होगा, इस तरह से कोशिश करते हैं, और उसके साथ इस तरह से एक और गियर लगा होगा। अब वो क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन वो ये करता है बेटा, वो कह रहा है कि ये हमारे पास 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अगर ये 1 वाला क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, बताएं 3 वाला किस तरह मूव करेगा। आ रही बात की समझ? क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, इस तरह से और भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी समझाता हूं, लेकिन पहले ये समझिए। वो कह रहा है कि अगर 1 वाला क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब है कि वो इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसी बात है ना। अगर वो इस तरह से मूव कर रहा है तो बताएं 3 वाला किस तरह से मूव करेगा। बेटा एक याद रख ले मेरी बात, हमेशा ये जो गियर होते हैं ना, जिस तरह एक मूव करता है दूसरा भी उसी तरह से ही मूव करता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। चेंज कहां पे आता है वो मैं आपको बताता हूं। अब क्या होगा, ये अगर इस तरह से क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो लाजमी बात है ये नीचे वाले को भी इसी तरह से मूव करवाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये इस तरह से मूव कर रहा है तो ये किस तरह से मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। किस तरह करेगा जी? अब क्या बात समझ में आई? ये मैं आपसे ये चेक करना चाह रहा था, क्या समझ में आई बात? जो पीछे मैंने बात की है वो ठीक थी या जो आपने समझी है वो ठीक है? सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करता, उसका ऑपोजिट जी। क्या करता है वो? अगर एक हमारे पास क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा लाजमी बात है एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये किस तरह मूव करेगा? क्लॉकवाइज। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। गियर्स हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट मूव करते हैं, ठीक है। अगर एक क्लॉकवाइज है उससे नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे वो 100 गियर भी आपको दे दे तो आपको ये सोचने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, आपने बस देखना ये क्लॉकवाइज, ये एंटी, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी, ये क्लॉकवाइज, जितने मर्जी गियर दे दे आपने इस तरह से मूव करते जाना, और जिसकी डायरेक्शन वो पूछे आपने उसको बता दें। पहला कॉन्सेप्ट ये हो, ठीक है, थोड़ा जाग के बैठना है। आ रही है समझ? अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट किस तरह से आता है? दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा वो इस तरह से देता है, एक यहाँ पे हमारे पास व्हील होता है और एक व्हील यहां पर बना देता है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, इस व्हील के ऊपर ये इस तरह से एक बेल्ट लगा देता है वो, और इस व्हील को वो एक्स का नाम दे देता है और इसको वाई का नाम दे देता है। आइए समझिए। अब वो कहता है कि अगर एक्स व्हील जो है ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो बताएं वाई व्हील किस तरह से मूव करेगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास क्या आ गया कि गियर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन जो व्हील होते हैं वो क्या करते हैं? सेम डायरेक्शन। लेकिन इसमें भी एक चक्कर वो चला देता है आपके साथ, इसमें भी वो एक चक्कर चला देता है इसको उलट बनाने के लिए। वो किस तरह से, वो जरा सुनिएगा। वो पता है क्या करता है, वो बेल्ट को थोड़ा तिरछा कर देता है, उसमें यूं समझे कि उसमें एक वट डाल देता है, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं, ठीक है। वो किस तरह से? इसी तरह से वो आपके पास 2 व्हील बनाएगा। एक व्हील हमारे पास ये है, दूसरा ये है, और उसमें बेल्ट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से दे देता है। इस तरह बेल्ट जो है ना वो टेढ़ा होता है। अब इस सूरत हाल में किस तरह से मूवमेंट होगी बेटा? इस सूरत हाल में ऑपोजिट मूवमेंट होगी। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या करेगा? क्लॉकवाइज मूव करेगा। अभी ये तक हमने 3 बातें पढ़ी। पहली मैंने आपको बताई क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते किसको, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अगर गियर वाला कॉन्सेप्ट हो तो उसमें हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होती है? फॉलो होती है। अगर एक क्लॉकवाइज है तो सेकंड क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास व्हील हो और बेल्ट उनके ऊपर सीधा हो, स्ट्रेट हो, तो उसमें हमने क्या करना है? उसमें कोई डायरेक्शन का चेंज आउट नहीं हो रहा होता, डायरेक्शन सेम रहती है,
एक क्लॉकवाइज, दूसरी भी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी भी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मसला कब बनता है? मसला उस वक्त बनता है जब वो बेल्ट को क्या कर देता है, कर्व कर देता है, चेंज कर देता है। जब बेल्ट में कर्व आएगा, चेंज आएगा, ठीक है, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त इन दोनों व्हील्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। फर्ज कर ले वो कहता है कि इफ एक्स व्हील मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन वाई, इसको हमने वाई नाम दिया हुआ, देन वाई विल बी, तो वाई हमारे पास क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई मसला है? इसमें दो कर्व, जी बेटा, दो कर्व अगर इसमें दे दे, एक ही रहता, दो नहीं आते। दो आया तो फिर दोबारा सेम हो जाए। यहाँ से आगे वो क्या करता है? एक और व्हील दे देता है इस तरह से, ये इधर, उसमें भी वो इस तरह से कर्व बना के दे दे आपको इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगी? क्लॉकवाइज। अगर ये इस तरह देने के बाद फिर वो एक व्हील दे दे और उसमें वो कर्व ना दे, वो सेम टू सेम दे दे, तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी? जितना मर्जी वो आपको घुमा ले, आपको एक बात का कॉन्सेप्ट पता है कि जब हमारे पास बेल्ट में कर्व आता है तब डायरेक्शन चेंज होती है, अदरवाइज व्हील में सेम है, गियर में क्या है? ऑपोजिट। यहाँ पे आपको घुमाने के लिए वो एक और चक्कर भी चला देता है, वो इस व्हील को गियर टाइप बना देता है। आ रही है समझ? इसको भी गियर टाइप बना देता है और इनके ऊपर लगाता बेल्ट ही है बेटा। तब भी ये अपने व्हील वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, गियर वाले को फॉलो नहीं करेंगे। ये बात ध्यान में रख लें। फिर ये ना हो कि आप कहें ये तो गियर बना हुआ है, ये भी गियर है, तो ये ऑपोजिट होगा। नहीं, ये तब होगा जब ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे? फिक्स होंगे, ठीक है। इनके जो वो दंदाने बने होते हैं वो एक दूसरे में इस तरह से फिक्स होंगे। जब एक इधर मूव करेगा तो वो दूसरे को ऑपोजिट मूव करवाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा ली। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसमें कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 3 बातें मैंने पढ़ाई। जी भाई आप खड़े हो जरा। जी जी मैं ये बताओ कि गियर में क्या कॉन्सेप्ट होता है? बना सर गियर में अपोजिट मूवमेंट होती है। अगर 3 गियर हो, 3 बल्कि 4 हो, और फर्स्ट वाला जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो तो 4 वाला कैसे मूव करेगा? सर वो क्लॉकवाइज करेगा। वो भी क्लॉकवाइज करेगा, कैसे जरा समझाओ। नहीं सर वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। जो पहला होगा वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, हाँ। सेकंड वाला एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा। फिर क्लॉकवाइज, अच्छा। फिर वो एंटी क्लॉकवाइज। बैठो गया। अगर हमारे पास 4 व्हील हो, फर्स्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो चौथा सर फिर एंटी क्लॉकवाइज, मैं व्हील की बात कर रहा हूँ, गियर की बात नहीं कर रहा हूँ। व्हील सर क्लॉकवाइज ही हो। क्लॉकवाइज हो। आपने क्या कहा सर? एंटी क्लॉक जागे हुए हो या अभी तक सोए हुए हो? सर रात को सोए थे? की बात है, नींद पूरी हुई है, मुंह धोया है? यस सर। ये कितने हैं? 4। अच्छा 2 आदमी जा रहे हो तो 4 नजर आते हैं या 2 आते हैं? 2 ही आते हैं। चलो अब बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 4 व्हील आपस में कनेक्ट हों, ठीक है, पहला हमारे पास क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो चौथा किस तरह मूव करेगा? वो भी क्लॉकवाइज। अगर उनमें वट हो तो फिर? जी सर। अगर उसके बेल्ट कर्व हो तो फिर? सर फिर पहला क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। बैठना। अच्छा बेटा, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई मसला है तो वो पूछ सकता है। एनी कन्फ्यूजन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कोई भी मसला है तो पूछ सकता है। क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज की तो खुद ही समझ आ चुकी होगी, वो दोबारा से समझाने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को ये नहीं पता कि एंटी क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी कोई मसला नहीं है। अच्छा बेटा, उसके बाद है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो है जी टॉर्क। टॉर्क के बारे में कौन बसा बच्चा मुझे बताएगा कि ये टॉर्क क्या चीज हो? जी हाँ, जिससे मैं पूछूं। जी बेटा, टॉर्क determining of effect of force is called torque. T is equal to R cross F. अच्छा, आर यहाँ पे आर से क्या मुराद है? और Radius. रेडियस। रेडियस किस चीज का? सर्कल में यूज होता है। अच्छा, और एफ? और force अच्छा, टॉर्क
बैठ जाओ। और किसने हैंड रेज किया था इसके अलावा? टार्क। और किसी ने इधर से हैंड रेज नहीं किया? ये आप बताएं, टार्क के फैक्टर कौन कौन से हैं, किस पे ये डायरेक्टली है और किस पे इनवर्सली है? सर मूवमेंट आर्म पर सर डायरेक्टली और फोर्स पर भी डायरेक्टली सर। व्हाट इज मूवमेंट आर्म? मूवमेंट आर्म टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूसेस द बॉडी। जी आप बताएं। इसमें ये मूवमेंट आर्म का ये कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं तो जितना मूवमेंट आर्म उसका लॉन्गर बेटा मूवमेंट आर्म बोलते किसको, बस ये बताओ। मूवमेंट आर्म जिसके थ्रू वो ट्रेड कर रहा होता है, जिसके एक एक्सिस होता है ना, एक्सिस वर्ड होता है। एक्सिस पर जो मेन ऑब्जेक्ट एंड फोर्स। फॉर एग्जांपल एक फॉर एग्जांपल बैठ जा आप खड़े हैं, आपने सही जिसके जो डिस्टेंस जो भी ऑब्जेक्ट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड क्या चीज जहाँ पे उसका टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, रेडियस नहीं है वो, एक्सिस मूवमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे वो रोटेशन हो रही है ना उसका एक्सिस, और जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, अभी मैं आपके सामने ड्रा करता हूँ तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उनके बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नॉट परपेंडिकुलर के अलावा कोई और डिस्टेंस की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बैठ जाओ, उसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट आर्म बोलते हैं उसको हम। वो हमारे पास रेडियस भी वही आ जाता है, ठीक है? अभी मैं आपको समझाने के लिए, बेटा ये हमारे पास एक स्पैनर में आपके सामने ड्रा करने लगा हूं जी, स्पैनर। ठीक है जी, इसको देखा हुआ है? अच्छा, स्क्रू और होता है, ये स्पैनर होता है, ठीक है? अच्छा, अब बेटा यहां पे हम क्या करते हैं, अप या डाउन क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है? फोर्स हम अप या डाउन लगा रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास एक सर्कल में मूवमेंट पैदा होती है, ऐसी बात है? एक दरवाजा है, दरवाजे को मैं आगे या पीछे धकेलता हूं, लेकिन वो एक सर्कल में मूव कर रहा होता है, ठीक है? एक घड़ी की सुई है, उसको मैं पकड़ के ऐसे घुमाता हूं, लेकिन वो क्या कर रही है, एक सर्कल में मूव कर रही है। अब हमने फोर्स लगाई यहां, अब फोर्स के अकॉर्डिंग अगर इस पॉइंट पर टर्निंग इफेक्ट, घूमने का इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट किसको बोलते हैं? घूमने का असर पैदा हो रहा है, तो वो चीज हमारे पास टार्क कहलाती है। क्या कहलाती है जी? टार्क कहलाती है। अगर फोर्स लगाने से कोई चीज सर्कल में मूव कर रही हो तो उसकी मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास टार्क है। टार्क का बस इतना सा कॉन्सेप्ट। टार्क का फार्मूला है बेटा, इसको इस तरह से टी से शो करते हैं, और ये हमारे पास F मल्टीप्लाई बाय R या D, डी भी हमारे पास डिस्टेंस है और आर हमारे पास रेडियस है। अब फोर्स तो हमारे पास ये है, ठीक है? अब आर क्या चीज है बेटा? जहां पर ये टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है वो पॉइंट, जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट, इनके बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम आर या डी बोलते हैं। दोबारा सुने, यहां पे टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, ठीक है? यहां पे मैं क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। इनके बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मैं क्या नाम दूंगा जी? टार्क का नाम दूंगा। अब टार्क का इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आप लोग हजम कर लें तो काफी है, क्योंकि इससे आगे मैं नहीं जा रहा। आ रही है समझ? अगर वैसे तो डिस्कस करने लगे तो टार्क का काफी लेंथी कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ईयर की आपने फिजिक्स में पढ़ा इसको, ठीक है? सेकेंड ईयर में भी। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे मैकेनिकल एप्टीट्यूड में इस तरह से किस तरह क्वेश्चन आते हैं। बेटा दो चीजें अभी जो मैं आप लोगों से पूछ रहा था, टार्क किन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है? पहला है हमारे पास फोर्स। मुझे ये बताएं, दरवाजे को अगर मैं आगे पीछे मूव करवा रहा हूं, अगर मैं आराम आराम से थोड़ा थोड़ा जोर लगा के मतलब उसको मूव करवा रहा हूं, फोर्स थोड़ी लगा रहा हूं, तो उसका टर्निंग इफेक्ट भी थोड़ा पैदा होगा। अगर मैं ज्यादा से उसको जोर लगा रहा हूं तो वो ज्यादा टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा। एक नट को खोलने की कोशिश में कर रहा हूँ इस स्पैनर के साथ, अगर मैं बिल्कुल थोड़ा सा जोर लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो नट भी आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा, या खुलेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं फोर्स ज़्यादा लगा रहा हूँ तो क्या होगा? नट आसानी से खुल जाएगा। इसका मतलब ये है कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टार्क, कि जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है? जितनी कम फोर्स लगाएंगे
उतना कम टार्क पैदा होगा। तो ये बात जहन में रख लें कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टार्क। आगे बात की समझ, फोर्स क्या है, टार्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात सुनिएगा, एक नट खोलने की कोशिश करनी है, अगर स्पैनर छोटा है तो हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, अगर स्पैनर की लेंथ बड़ी है, आप लोग देखते हैं बड़े बड़े नट खोलने के लिए लंबे स्पैनर यूज किए जा रहे होते हैं, तो क्या होता है वो नट आसानी से खुल जाता है। तो दूसरी बात हमें समझ में आई कि ये वाला जो आर है, ये वाला रेडियस जो है, ये वाला रेडियस मैं जितना ज्यादा बढ़ाता जाऊंगा लाजमी बात है स्पैनर की लेंथ भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वो ये कहता है कि ये जो आर है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टार्क, जितना ज्यादा लेंथ बड़ी होगी स्पैनर की, ठीक है, या दूसरी बात जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स और टर्निंग इफेक्ट के बिटवीन, वो पॉइंट जहां पे टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उनके बिटवीन जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा टार्क उतना ज्यादा पैदा होगा। आगे बात की समझ, तो इसका मतलब है स्पैनर की लेंथ जितनी हम इंक्रीज करते जाएंगे टार्क उतना ज्यादा पैदा होता रहेगा। तो दूसरी चीज जो है वो है बेटा, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर रेडियस, या डी आप इसको बोल लें डिस्टेंस। इन दो बातों की जिस बंदे को समझ नहीं आई वो दोबारा पूछ सकता है, बेशक टार्क की कख समझ नहीं आई उसको गोली मारें, इन दो बातों की समझ नहीं आई तो वो पूछे कि फोर्स कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टार्क के, और रेडियस या डिस्टेंस कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टार्क। जी बता, आगे समझ। अब हमारे पीएमए में क्वेश्चन किस तरह, बेटा वो एक हैवी ट्रक फर्ज कर रहे हैं आपके सामने खड़ा है, अब वो कहता है कि आपने इसका व्हील खोलना है, 4 स्पैनर वो आपको दे देगा, कहेगा जी बताएं कौन सा स्पैनर हम यूज करेंगे। कॉमन सेंस की बात है, अगर बड़ा नट खोलना है तो जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो हमें लंबे लेंथ वाला जिसका लेंथ ज्यादा होगी वो स्पैनर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स, ठीक है। ये इसके बैक में कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात वो क्या करता है, दूसरी बात वो ये कहता है जी, अगर इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट आ जाए, वो ये कहेगा कि हमने ये हमारे पास स्पैनर है, ठीक है, वो ये कहेगा कि बताएं इन स्पैनर में से कौन सा हमारे लिए इजी है किसी नट को खोलने के। इजी वही होगा जिसकी लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। अब वो अगली बात कहता है, चारों स्पैनर सेम, कोई फर्क नहीं है लेंथ में, लेकिन वो कहता है कि हमने एक नट को खोलना है, इस पे फोर्स में लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, इस पे लगा रहा हूँ 20 न्यूटन, इस पे लगा रहा हूँ 50 न्यूटन, तो बताएं कौन सा स्पैनर इजीली हमारे पास नट को खोलने के लिए इस्तेमाल। अब स्पैनर तो सारे सेम है, ठीक है, लेकिन हमने किस चीज को देखना है, फोर्स को। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज फर्क पैदा कर रही है, वो है जी फोर्स। फोर्स जिस पे ज्यादा एग्जैक्ट करेगी, ठीक है, वो हमारे पास इजीली नट को खोलने के लिए यूज हो जाएगी। तो दूसरा बल्कि ये तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारे पास टार्क वाला, ठीक है। इसमें अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो पूछ कि टार्क क्या है और ये कैसे फोर्स और ये सब कुछ जो अभी तक मैंने खप डाली है इसकी समझ नहीं आई तो आप पूछिए। ओके है, नेक्स्ट मूव करें जी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, पढ़ा है जी, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। यहाँ पे आर्ट्स वाले बच्चे भी बैठे हैं, उनको भी मैंने लेके चलना है। यहाँ पे ICS वाले भी बैठे हैं, यहाँ पे FSC इंजीनियरिंग वाले भी बैठे हैं, मेडिकल वाले भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, मैंने सबको लेके चलना है। मैं ये नहीं कह सकता कि न्यूटन सेकंड लॉ का तो आपको पता होगा, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आता है, मुझे सारा बताना पड़ता है, आर्ट्स वाले बच्चों को भी और दूसरे बच्चों को भी, ठीक है। अब बेटा न्यूटन सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू ma। जरा सुनिएगा इसका क्या मतलब है, फोर्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है बोला, मास, और a क्या है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, मास क्या है, इसको जरा सुनिएगा बेटा। दो कॉन्सेप्ट हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, दो। थोड़ा सा एक्सेलरेशन को समझाने के लिए मुझे बैक जाना पड़ेगा। दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है हमारे पास स्पीड एंड सेकंड है हमारे पास वेलोसिटी। स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, इसको समझने के लिए हमें दो और कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा, और वो है हमारे पास
डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब ये समझ में आएगी फिर समझ में आएगा वेलोसिटी क्या है और डिस्टेंस क्या है, सॉरी स्पीड क्या है। जब वो समझ में आएगी तो फिर हमें पता चलेगा कि एक्सेलरेशन क्या है। अब देखते हैं ज़रा, पहले हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं। बेटा यहाँ पे मैं एक छोटा सा मैप आप लोगों के सामने ड्रा करने लगा हूँ, उसको ज़रा देखिएगा। ये है बेटा आपका घर, होम। ठीक है, ये है जी आपका स्कूल। आपने अपने घर से स्कूल तक जाना है। बेटा बैठो इधर, बैठ। चल बैठ। अच्छा बेटा, ये आपका घर जिसको मैंने एच से शो किया है, और ये है आपका स्कूल। आपने घर से स्कूल तक जाना है। दो रास्ते आप इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये आपका असल रास्ता जा रहा है जी, आप यहाँ से जाएं इधर, ये इस रास्ते से होके अपने स्कूल तक पहुँच जाए, ऐसी बात है। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन पॉइंट्स के बिटवीन जो आपके रास्ते की लंबाई है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। आपको पता है कि हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स के बिटवीन जो रास्ते की लंबाई है, जो एग्जैक्ट रास्ता है उसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब यह है कि आप शॉर्टकट इख्तियार करके जाते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला है उसको मैं बोलूंगा ये डिस्प्लेसमेंट है। तुझे आराम आता है या मैं तुझे बिठाऊं? बैठ जा, अब तू खड़ा नहीं होगा। अच्छा, ये हमारे पास होम है और ये स्कूल है। इनके बिटवीन जो कम से कम डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। और जो रास्ते की एग्जैक्ट लंबाई है उसको मैं क्या बोलूंगा जी, वो हमारे पास डिस्टेंस है। ये दो बातें आपको समझ में आ गई, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं और डिस्टेंस किसको बोलते हैं। यहाँ पे आर्ट्स वाले कौन कौन से बच्चे, जरा हैंड रेज करें जिनके एफ है। कोई भी नहीं है, मैं ऐसे ही खप रहा हूँ। पहले बताया ना कि सबको पता है ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड सबका पता है आपको। वेलोसिटी किसको बोलते हैं, कौन बताएगा मुझे, हैंड रेज करें। वेलोसिटी, बेटा मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं। इधर रेट एंड चेंज का क्या मतलब? बॉडी में सर जी जितना चेंज आता है सर उसको सर वेलोसिटी। किस किस्म का चेंज, जल्दी करो सर। स्पीड ज़्यादा होती है सर, कम होती है सर। कौन मुझे समझाएगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। कोई ऐसा बच्चा जो कहे कि सर मैं आपको समझा सकता हूँ। Sir, rate of change, the rate of change of speed or car. तो मतलब क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब स्पीड? सर रेट हम दुकान टाइम पे के खड़े हैं। साथ सर, मतलब टाइम के साथ साथ जो यूनिफॉर्म में भी होता है उसमें भी होता है सर। नहीं सर, जितना टाइम मतलब यूनिट टाइम के साथ जितना चेंजेस आता है, मतलब कितने 2 किलोमीटर जाता है तो 2 किलोमीटर में जाता है, फिर 2 आप 4 बताओ, बेटा आप बताएं, आप खड़े हुए थे बताने के लिए खड़े, बस उसने बताया सर। वही बताना था आपने। अच्छा अब सुने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की समझ आ गई। अब बेटा हम देखते हैं स्पीड को। स्पीड को आप v से भी शो करते हैं, वेलोसिटी को भी v से शो करते हैं और स्पीड को भी। हम डिस्टेंस की बात करते हैं। बेटा मैं यहाँ से उस पॉइंट तक जाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये मेरे पास डिस्टेंस है 10 मीटर का, ठीक है। अगर ये 10 मीटर का डिस्टेंस मैं 5 सेकंड में कवर कर लेता हूँ, क्या करता हूँ 5 सेकंड में कवर कर लेता हूँ, तो मेरी स्पीड क्या होगी 10 मीटर नहीं 2 मीटर। अगर सुने, अगर मैं आपको समझाने के लिए, अगर मैं इस डिस्टेंस को 1 सेकंड में कवर करता हूँ 10 मीटर का, तब मेरे पास स्पीड क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर मैंने 10 मीटर का डिस्टेंस तय किया। हम देखते हैं कि जी फलां आपके मोटरसाइकिल के मीटर के अंदर मीटर लगा होता है, वो सुई लगी होती, गेज लगी होती है स्पीड वाली, ठीक है। जब आप लोग मूव कर रहे होते हैं
अगर वो सुई खड़ी है 40 पे तो उसका क्या मतलब है कि आप 40 किलोमीटर पर घंटा, वहां पे किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिया होता है, आप 40 किलोमीटर एक घंटे में डिस्टेंस तय कर रहे हैं। जब वो 60 पे आती है तो उसका मतलब है आप 60 किलोमीटर एक घंटे में तय कर रहे हैं। वो स्पीड आपको ये बता रही होती है। स्पीड हमेशा डिस्टेंस के लिए यूज होती है, आ रही है समझ? मतलब जो एग्जैक्ट रास्ते की लंबाई है उसके लिए स्पीड यूज होती है। लेकिन अगर हम शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया है डिस्प्लेसमेंट, उसको हम किसी टाइम यूनिट में मेजर कर रहे हो, मतलब हम ये देख रहे हो कि हम कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, तो वो हमारे पास स्पीड नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। अगर मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर का डिस्टेंस है और मैंने 1 सेकंड में कवर किया, तो ये मेरे पास स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इस रास्ते पे आ रहा हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आता हूँ और मैं ये 10 मीटर का डिस्टेंस कितने में कवर करता हूँ? 1 सेकंड में, तब मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी, फिर स्पीड नहीं कराएगी। बात की समझ आई है या नहीं है? कोई नहीं आई? नहीं आई? मुझे खुद नहीं आई। अब सुने, अब समझ आएगा, ठंडे दिमाग के साथ सुने। बेटा अगर मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं इस डिस्टेंस को टाइम के साथ मेजर कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने ये इतना डिस्टेंस 10 मिनट में कवर किया है, तो मैं कहूँगा कि मेरी स्पीड इतनी, मैं इस स्पीड के साथ आया। अगर मैं स्पीड को मेजर कर रहा हूँ, मतलब टाइम और डिस्टेंस का मवाजना कर रहा हूँ इस रास्ते में, जिसको मैंने क्या नाम दिया है? डिस्टेंस में, ठीक है, तो तब मेरे पास वो स्पीड कहलाती है। लेकिन अगर मैं टाइम का मवाजना कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो तब वो स्पीड नहीं कहलाती, तब वो वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, हम ये कहते हैं द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम यूनिट। टाइम यूनिट टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है। 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटा, ये तीनों टाइम के यूनिट हैं। ठीक है, एक बॉडी अगर किसी भी टाइम यूनिट में, मतलब मिनट में, सेकंड में, घंटे में, जितना डिस्टेंस तय करती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। एक बॉडी किसी भी टाइम यूनिट में जितना डिस्प्लेसमेंट तय करती है, क्या करती है? डिस्प्लेसमेंट तय करती है, वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। अब आइए समझ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस के लिए स्पीड है और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है? वेलोसिटी। अब इस सारी खप डालने का मेरा मकसद जो था उसको, बेटा मैं आपको एक्सेलरेशन ए के बारे में बताना चाहता था। ठीक है, एक बाइक है, उसने यहां से मूवमेंट स्टार्ट की है ए पॉइंट से, उसने जाना है जी बी पॉइंट तक, वो पॉइंट इधर खड़ा है। अब वो ये तो नहीं है कि यहां से वो एक ही स्पीड के साथ उड़ेगी और यहां पे पहुंच जाएगी, ऐसे तो नहीं। वो स्टार्ट होगी आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए, यहां पे उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन यहाँ पे वो अपनी स्पीड बढ़ा लेगा और यहाँ पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, इधर भी मैक्सिमम, और यहाँ पे आके वो ब्रेक लगाएगा और फिर आहिस्ता 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 वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। ऐसी बात है? मतलब वो उसकी हर पॉइंट पे क्या हो रही है? स्पीड में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास उसकी वेलोसिटी अलग है, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग, और यहाँ पे फिर क्या है? अलग है। अब इस चेंज इन वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। के वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, जो हमारे पास वेलोसिटी 0 से मैक्सिमम तक जा रही है और मैक्सिमम से दोबारा कहाँ पे आ रही है? 0 पे आ रही है, तो हमारे पास वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। इस चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब बताएं जिस बच्चे को एक्सेलरेशन की समझ नहीं आई वो जी आगे समझ। अब आते हैं जी न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ और अपने क्वेश्चन की तरफ। बेटा वो ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस। एक मैस को अगर हमने मूव करवाना है तो हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, मतलब जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी इन्वर्सली है डायरेक्टली है जी, फोर्स डायरेक्टली, एक्सेलरेशन डायरेक्टली। मुझे ये बताओ, ये मेरे पास पड़ा है, ठीक है, और ये पड़ा है।
अब इसको भी मैंने मूव करवाना है इस तरह से, और इसको भी मूव करवाना है, इसको ज़्यादा फोर्स लगानी है। नहीं समझ आई? ये देख रहे हो, ठीक है, इसका मैथ ज़्यादा है, इसको अगर मूव करवाना पड़े तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी या कम? ज़्यादा। एक कॉपी को अगर मूव करवाना हो, उसका मैथ कम है, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी या कम? कम। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैथ ज़्यादा है तो फोर्स भी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, जो तू बात कर रहा है वो भी तुझे मैं समझाता हूँ। ठीक है, जो अगर हमारे पास मैथ कम है तो हमें फोर्स भी क्या लगानी पड़ेगी? कम लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, उसकी मूवमेंट को हमने रोकना है। आ रही है समझ? एक बॉडी मूव कर रही है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ इसमें है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होती। एक कुर्सी पड़ी है, वो सारी हयाती पड़ी रहेगी जब तक हम क्या करें, उसमें फोर्स लगा के खुद चेंज प्रोड्यूस ना करें। और अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक हम क्या करें, उसके ऊपर फोर्स ना लगाएं। ठीक है, अब ये बॉडी है, इसको हमने रोकना है, तो जितना इस बॉडी का मैस होगा उतनी ज्यादा हमें फोर्स चाहिए उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए। ठीक है, दूसरी बात है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन तभी चेंज होता है जब फोर्स में तब्दीली आती है। अगर हम क्या करते हैं, एक बाइक है या किसी भी चीज को हम पीछे से धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं कम फोर्स के साथ धक्का लगा रहा हूं तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसमें वेलोसिटी में चेंज भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, मैं ये देखता हूं कि यहां से यहां पे तक मैंने इसको लेके जाना, शुरू में इसकी वेलोसिटी यहां पर इस पॉइंट तक है जी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैंने फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर 10 न्यूटन। जब मैंने फोर्स को किया 20 न्यूटन, तो लाजमी बात है यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी में भी क्या आ जाएगा, इंक्रीज आएगा, मतलब एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को। ठीक है, जब मैंने फोर्स को कम किया तो एक्सेलरेशन भी कम हो गया। बात बहुत डीपली जा रही है और आप लोगों के दिमाग में चटनी बन रही है, तो इससे बेहतर है कि मैं इस चीज़ से गुरेज करूँ और आपको आपके टॉपिक तक ही रखूँ। ठीक है, टॉपिक बेटा हमारे पास ये है कि वो आपके सामने जी बेटा, फोर्स अगर कम होगी तब भी एक्सेलरेशन बढ़ेगा। फोर्स क्या होगी तब भी होगा बेटा, एक्सेलरेशन वो डीसेलरेशन की तरफ आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। वो एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन में भी तो फर्क है ना, वो भी देखिए। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आता है हमारा, क्वेश्चन है बेटा एक टेनिस बॉल है, ठीक है, उसको आपने अपवर्ड मूव करवाया। अब अपवर्ड वो मूव करते हुए इस तरह जाएगी, इस तरह हो के वो क्या आ जाएगी, वापस जमीन पे आ जाएगी। क्वेश्चन वो ये करता है कि बताएं इस टेनिस बॉल की मैक्सिमम स्पीड किस जगह पर है। ठीक है, पॉइंट वो हमें दे देता है 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4 एंड 0.5। वो कहता है कि किस पॉइंट पर इसकी स्पीड मैक्सिमम है। मैंने तो यार आइंस्टाइन को ही पीछे छोड़ दिया। 0.5 पे सर, बस ये क्वेश्चन था, उसमें क्या है बेटा, देखें जरा। 2 पे तो जीरो हो जाएगी। अब सुने बेटा, एक टेनिस बॉल यहाँ से मूव करती हुई हमने उसको अपवर्ड मूव करवाया, बेटा तवज्जो इधर, अपवर्ड मूव करवाया, वो जब ऊपर जाएगी उसकी स्पीड में चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये जो जमीन की ग्रेविटेशन है वो उसमें एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी हर मीटर सेकंड के बाद क्या हो रही है जी, 10 मीटर कम हो रही है ऊपर की तरफ जाते हुए। जब वो नीचे की तरफ आएगा फिर क्या होगी, उसमें वेलोसिटी में इंक्रीज आता जाएगा, हर सेकंड में 10 मीटर के बाद, मतलब 2 सेकंड में 10 मीटर का इंक्रीज आ जाएगा। हर 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में 10 मीटर का क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी अपनी वेलोसिटी को लूज करते हुए, जब वो 0.2 पे पहुंचेगी तो उसकी जो मूवमेंट है, जो उसकी वेलोसिटी है, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी देर, एक थोड़ा सा वक्फा रुकने के बाद वो क्या करेगी, डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगी। और डाउनवर्ड मूव करते हुए हर पॉइंट पे उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। और जब वो बिल्कुल अर्थ के करीब होगी
देन वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, तो उस वक्त उसकी स्पीड, मतलब स्पीड वेलोसिटी को ही बोलते हैं ना। यहाँ पे हम क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, खास डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो इस वजह से मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बताएं किस जगह पे इसकी स्पीड ज़्यादा है और किस जगह पे इसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या है, कम है। अगर वो कम पूछे तो वो हमारे पास 2 पॉइंट पे है, ठीक है। अगर वो मैक्सिमम पूछे तो हमारे पास क्या है, 5 पॉइंट पे। लेकिन अगर वो हमारे पास एक पॉइंट इधर भी दे देता है, ठीक है, और इस पॉइंट को वो ए का नाम दे दे, तो यहाँ पे भी उसकी स्पीड मैक्सिमम है। इस चीज़ को भी माइंड में रखें, क्योंकि जब हम उसको थ्रो कर रहे हैं तो वो अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ ऊपर मूव करेगी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी स्पीड लूज करते करते यहाँ पे 0 पे पहुंच जाएगी, और 0 पे पहुंचने के बाद दोबारा वो क्या आ जाएगी, अर्थ की तरफ आएगी, और बिल्कुल ज़मीन से टकराने से 1 घड़ी पहले उसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये 2 पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स आपको क्लियर। नीचे वाला जो पॉइंट है जो ऊपर उठा रहे हैं बल, तो अगर फिर तो ऑप्शन आ जाए, नहीं ऐसा नहीं आता, वो एक ही देगा, या ये देगा या ये देगा। सर दोनों अगर दे, एक को थोड़ा हाइट पे ऊपर रखते हैं, हाँ। एक को, और उसको थोड़ा नीचे रखते तो अगर ये वाला मतलब वो आप ये कह रहे हैं कि अगर इधर से 4 पूछ ले और इधर से ए पूछ ले तो बेटा फिर ए ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन अगर जो ज्यादा नीचे होगा वो आपने खुद अंदाजा लगा लेना अपने हिसाब से। आ रही है समझ? इस पॉइंट की अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो पूछे। जी बेटा डन है। अब एक और कॉन्सेप्ट है लीवर बैलेंस, उसको जरा देखते हैं। नींद आ गई है? ये क्या कह रहा है, समझाता हूँ कौन सा, ये करेगा भी उमर अब। बेटा ये एक फिल्क्रम है, फिल्क्रम, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक रॉड रखा हुआ है। आप पार्क में जाते हैं तो इस तरह के आपको झूले नजर आते हैं, सीसा वाले, ठीक है। अब वो क्वेश्चन किस तरह से देता है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लीवर बैलेंस। पहले ये समझ लें, इसको हम बोलते हैं लीवर, और ये इस फिल्क्रम के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, बैलेंस फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, लीवर बैलेंस है। क्वेश्चन किस तरह से आता है, वो ये कहता है बेटा कि एक बात मेरी कान खोल कर सुन लें, जितना हम फोर्स इस पॉइंट के करीब लगाएंगे, ये पॉइंट है इसका बैलेंस वाला, उतना इस पे कम फोर्स लगेगी। मतलब ये है कि अगर फर्ज कर लें मैं यहाँ पे एक छोटा सा वेट रखता हूँ जी, ठीक है, तो इसमें माइनर सा चेंज आएगा। अगर वही वेट मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो इस पे ज्यादा चेंज आएगा। मतलब ये है कि फोर्स एक्सर्ट करने का पॉइंट चेंज करने से इसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को वो ये करता है, वो ये कहता है कि हमने एक 5 kg का वेट यहाँ पर रख दिया, इस पॉइंट से जी 3 मीटर की दूरी पर 5 किलोग्राम का वेट रखा, इस पॉइंट से कितने दूर, 3 किलोग्राम 3 मीटर। वो ये कह रहा है कि बताएं अगला जो वेट है वो मैंने रखना है 20 kg का। कितने का, 20 kg का। बताएं मैं इस पॉइंट से कितना दूर उसको रखूं कि ये लीवर मेरे पास बैलेंस फॉर्म में है। कितना एग्जैक्ट वैल्यू वो मांग रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि जी नजदीक दूर। कोई तरीका तो होना चाहिए ना इसको फाइंड आउट करने का, ऐसी बात है। वो कह रहा है कि इस लीवर को हमने बैलेंस रखना है, ठीक है, इसको फर्क नहीं आने देना। तो किस तरह से हम इसको कितने फासले पर रखें, या फिर वो ये कहता है कि जो दूसरा वेट है वो मैंने रखना है जी 10 मीटर की डिस्टेंस पे। बताएं वो वेट कितना रखूं कि ये मेरे पास बैलेंस फॉर्म में रहे। वो वेट कितना होना चाहिए, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, कितना होना चाहिए, ठीक है। देखिए बेटा फार्मूला जरा देखिए, मैं ये कहता हूं ये मेरे पास W1 है, क्या है, वेट 1, क्योंकि ये भी वेट होगा, दूसरे वाला भी वेट होगा, उन दोनों में मैंने फर्क भी करना है, ठीक है। एक को मैंने नाम दे दिया W1, ठीक है। यहाँ पे मैं जो वेट रखूंगा उसको मैंने नाम दे दिया W2।
ये मेरे पास डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अब इन दोनों में फर्क करने के लिए मैं कहता हूं ये मेरे पास D1 है और ये वाला डिस्टेंस क्या है, D2 है। यहां तक कोई मसला है? अब फार्मूला जरा देखें। फार्मूला बेटा बहुत आसान है, W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2, बस ये चीज है इसमें और यही फार्मूला है। कैसे? W1 हमारे पास कितना है बेटा, 5 kg, मल्टीप्लाई बाय D1 हमारे पास कितना है, 3, इज इक्वल टू W2 हमने मालूम करना, ठीक है, उसको W2 ही रखें। D2 हमें मालूम है वो कितना है जी, 10 मीटर है, उसको मैंने 10 रख दिया, ठीक है। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 3 बार 15 और वो डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू W2। इसको सॉल्व करें और हमारे पास क्या आ जाएगी, W2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर वो यहां से किसी चीज की वैल्यू पूछ लेता है, वो हमें D1 नहीं देता, तो बाकी आपने सारी वैल्यूज को पुट कर लेना है और जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है उसको इक्वल की एक साइड पे, ठीक है, और बाकी जो हमारे पास जो चीजें उसने हमें दी हो उसको दूसरी साइड पे ले जाके सॉल्व कर लें और हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। वो क्वेश्चन इसी तरह से देता है कि बताएं जी यहाँ पे हमने इतना वेट रखा, इतना रखा, तो बताएं कितना हम चेंज करें तो ये लीवर बैलेंस हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है। इसकी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। वो कभी कभार ये भी कहता है कि एक हमारे पास रॉड है, ठीक है, और उसकी लेंथ 1 मीटर है, उसको हमने फिलक्रम के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अगर उस 1 मीटर रॉड के मैं मतलब हाफ से 10 मीटर या हाफ से वो 0.3 सेंटीमीटर इस तरह का कोई डिस्टेंस दे देता है। अब बेटा हाफ का मतलब है कि दरमियान में फिलक्रम पड़ा हुआ, लाजमी सी बात है। अगर वो टोटल रॉड का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, तो हाफ उसका कितना होगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर वो 0.5 से इतना सेंटीमीटर इधर दिया हुआ है तो हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि 0.2 इधर पड़ा हुआ है, तो हमने क्या करना है, 0.5 में से 0.2 को माइनस करके वो पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है जिधर वो चीज पड़ी होगी, क्योंकि टोटल हमारे पास कितना है, 0.5 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना 0.5 है। अगर वो मुझे कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 0.2 है, बताएं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो 0.3 होगा। लाजमी बात है, हम 0.5 में से 0.2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और यहाँ पे मैं इसका वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो इस तरह से उल्टे क्वेश्चन नहीं देता, सिंपल वो ये कहेगा इतना इधर पड़ा हुआ है, इतना इधर पड़ा हुआ है, बस बात खत्म कर। जी कोई मसला है तो पूछो, लीवर बैलेंस वाले में कोई नहीं है? अच्छा, एक और क्वेश्चन है बेटा, फ्रिक्शन के बारे में आपने सुना होगा। ये सारे फिजिक्स है, इसमें मैकेनिकल, मैंने आपको बताया क्या है, मैकेनिक्स, एंड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। सारी फिजिक्स के फार्मूले, फिजिक्स की बातें इसमें इन्वॉल्व होती है। फ्रिक्शन के बारे में आपने सुना होगा। फ्रिक्शन वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें आता है और बहुत आसान आता है। वो कुछ इस तरह से आपके पास एक शेप बनाएगा, ठीक है, उसके ऊपर ये एक स्टोन पत्थर रखेगा, ठीक है, और फिर एक इस तरह से एक शेप बनाएगा, उसके ऊपर भी एक स्टोन रखेगा, फिर एक इस तरह से शेप बनाएगा, और उसके ऊपर भी इस तरह से रॉड रखेगा, स्टोन रखेगा, और कहेगा बताएं इन तीनों शेप्स में से मिनिमम फ्रिक्शन कौन सी शेप ऑफर कर रही है। फ्रिक्शन जिसकी मास ज्यादा होगी। बेटा फ्रिक्शन बोलते हैं रुकावट को, किसको बोलते हैं, रुकावट को, जो किसी भी मूवमेंट में रुकावट पैदा होती है। या फ्रिक्शन के अलावा एक और वर्ड भी हम यूज करते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस, मुजामत, रुकावट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन तीनों में से कौन मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसकी मास ज्यादा होगी। बेटा मैथ पे नहीं डिपेंड करते। बेटा देखे ना, हमने इस पत्थर को यहां से नीचे फेंकना है, तो आपने देखना है कि कौन ज्यादा हाइट पे है, ठीक है, यहां से पत्थर, ये तो कॉमन सेंस है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। हमने इस पत्थर को नीचे फेंकना है, अब बताएं कि कहां से पत्थर आसानी से नीचे गिर के जाएगा, ये बात। थर्ड वाली में क्या होगा, ज्यादा जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे अगर वो कुछ इस तरह से दे देता है, ठीक है, ये इस तरह से बनी होती है
और इधर से इस तरह से बनी होती है। अब यहाँ से अगर एक पत्थर जाएगा तो वो बहुत स्लो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तेजी से वो नीचे मूव करेगा, उसके बाद वो इधर से, उसके बाद वो यहाँ पे इस तरह से। सर अगर ये तीन शेप एक जैसे हो, मास में डिफरेंस हो, मास में डिफरेंस हो तो फिर मास जिसका ज्यादा होगा ना वो तेजी से मूव करके जाएगा। इसमें वो हुक वाला फिजिक्स में इसका एक्सपेरिमेंट भी है सर जी, वो हुक और डिस्क जो दो बार है हाँ हाँ, फिजिक्स में इसका एक्सपीरियंस है सर। ये कौन हुक्स ला, हुक्स लॉ? इसमें एक हुक होता है, एक डिस्क होता है, वो बॉल को स्लाइड लगाती है। हाँ, वो बॉल एक हेवी होता है, एक अंदर से भारी होता है, तो एक दूसरे को गिराता है। वो जो हेवी होते हैं वो पहले पहुंच जाता है, जो लाइट सॉलिड वो दो सॉलिड होता है। आ रही समझ वो तो मास पे डिफरेंस है। वो मैथ पे डिपेंड करता है। खैर इसकी समझ आ गई। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है कलर का। कलर को याद रखिए हमेशा बेटा। एक मज़े की बात आज आपको बता दूं, मज़े की बात कलर के बारे में। जब मैंने ये कॉन्सेप्ट, आप यकीन नहीं करेंगे, ये 7वीं में कॉन्सेप्ट है ये वाला, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो उस वक्त मैं हैरान हो गया कि ऐसे भी होता है। एक बात ध्यान में रखें बेटा, जो लाइट होती है ना, वाइट कलर की लाइट, ठीक है, कौन सी? वाइट कलर की लाइट में रोशनी के 7 रंग पाए जाते हैं। क्या होता है? रोशनी के 7 रंग पाए जाते हैं। एक वाइट कलर की जो लाइट है उसमें 7 के 7 रंग क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। अब एक और मजे की बात इसी के रिलेटेड आपको बता दूं, बाद औक़ात बारिश होती है और बारिश होने के बाद आप आसमान पे इस तरह से एक चीज़ देखते हैं और उसको बोलते हैं रेनबो, कौसे कज़ा, धनक, ईसा, इस तरह के उसके मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं, ठीक है। वो कैसे बनता है? सुने जरा बेटा, ये हमारे पास एक ट्राइंगल शेप में ना एक इंस्ट्रूमेंट है और उसको हम बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या करती है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो व्हाइट कलर की लाइट है उसमें रोशनी के 7 कलर अपेयर है और वो मर्ज है। प्रिज्म क्या करती है, जब हम उसके ऊपर व्हाइट कलर की लाइट को फॉल करते हैं तो वो रोशनी के 7 कलर को सेपरेट कर देती है, ठीक है। वो क्या करती है, सारे के सारे कलर को सेपरेट कर देती है तरतीब वाइज। ये काम कौन कर रहा है? प्रिज्म। जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश होती है तो अच्छा, बारिश आने के बाद एयर में ना वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे। अब जब बारिश होने के बाद छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स एयर में प्रेजेंट हैं, एटमॉस्फेयर में, और इधर से सूरज निकला है, सूरज की वाइट कलर की लाइट उन ड्रॉप्स के ऊपर पड़ी है, वो ड्रॉप्स एज अ प्रिज्म एक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रिज्म एक्ट करेंगे और कलर को उसी तरतीब के साथ क्या करेंगे, 7 कलर में डिवाइड कर देंगे और वो हमारे पास क्या बन जाएगी, रेनबो, कौसे कज़ा बन जाएगी। और ये बात, ये कौसे कज़ा तभी बनती है जब बारिश के फौरन बाद धूप निकले। चीज नोट कीजिएगा। आइए बात की समझ। वो क्या करती है जी, कलर को 7 जो तरतीब वाइज कलर है उनमें क्या कर देती है, वो चेंज कर देती है और इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास रेनबो है, कौसे कज़ा है, धनक है, जो भी हम उसको नाम दें। अब इस बात समझाने का मकसद ये है कि हम कलर ऑफ बॉडी की बात कर रहे थे कि जिस्म के कलर किस तरह से बनते हैं। एक ये मोबाइल की बात सुने। मोबाइल है, इसके ऊपर रोशनी के 7 कलर मतलब फॉल कर रहे हैं, ये बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है सिवाय ब्लू कलर के। ब्लू को ये रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों की तरफ फेंक रहा है, तभी ये ब्लू नजर आ रहा है। बात की समझ आइए। ये पर्दे का रंग इस तरह से हमें इसलिए नजर आ रहा है कि ये बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस तरह का जो कलर है उसको हमारी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी ये हमें इस तरह नजर आ रहा है। अब जो ब्लैक होते हैं, ब्लैक बेटा एक बात ज़हन में रख लें, ब्लैक कलर जो होता है वो तब बनता है जब कोई बॉडी सारे के सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हो, कोई भी कलर रिफ्लेक्ट ना कर रही हो, तब हमारे पास ब्लैक बनता है। और इसी वजह से ब्लैक कलर के कपड़े में गर्मी ज्यादा लगती है। आ रही है समझ? क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी लाइट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, वो कोई रिफ्लेक्शन नहीं शो कर रही। वाइट कलर हमें वाइट तभी नजर आता है क्योंकि वो सारे के सारे 7 रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा।
तभी वाइट कलर के कपड़े में गर्मी कम लगती है, रिफ्लेक्शन की वजह से। ये चीज आपके इधर आएगी, मैं आपको बताता हूँ। आ रही है समझ? वाइट ब्लैक कलर, ठीक है, किस तरह से बनते हैं, और ब्लैक कलर का क्या मतलब है कि वो सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। और वाइट का क्या मतलब है कि वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। रेड का क्या मतलब है, कोई चीज हमें रेड क्यों नजर आती है, क्योंकि वो बाकी सारे 7 में से 6 कलर तो एब्जॉर्ब कर रही है, सिवाय रेड के। रेड को वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो बेटा अब वो बात क्या करता है, बात ये करता है हमसे, वो ये पूछता है कि अगर आप हेलीकॉप्टर पे मूव कर रहे हो, सॉरी 3 कलर की ना चीजें पड़ी होंगी, एक हमारे पास वाइट है, एक ब्लैक है, ठीक है, और एक ब्लू है। वो ये पूछेगा बताएं इनमें से कौन सी बॉडी, कौन सी शेप, कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा पहले गर्म होगा, कौन सब के बाद गर्म होगा, और मतलब एवरेज कौन जा रहा है जी, ब्लू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरी बात, अगर आप हेलीकॉप्टर पे मूव कर रहे हो और नीचे 3 कलर की वो उसने कॉ बनाई होती है या कोई भी चीज बना देता है, वो ये कहता है कि बताएं हेलीकॉप्टर से कौन सा कलर देखना आपको ज्यादा आसान है। वो एक है हमारे पास वाइट है, एक हमारे पास ब्लैक है, और एक हमारे पास ग्रीन है, बताएं जी। वाइट, क्यों? क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन क्या है, मैक्सिमम है। जो कलर जितनी ज्यादा रिफ्लेक्शन शो करेगा उसको देखना उतना आसान है, ब्लैक को देखना सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो सारे के सारे क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ग्रीन क्या है, एवरेज में है। आ रही है समझ? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पुली वाला कॉन्सेप्ट है, वो जरा सा देखते हैं थोड़ा सा। बस खत्म। जी बेटा, ये पुली है। पुली क्या करती है, बड़े बड़े बॉडीज़ को उठाने में हमारी मदद करती है। फोर्स को कम करके हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ऊपर की तरफ मूव करवा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, उनको एलिवेट कर सकते हैं। अब क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी टू दी पॉइंट। जब हम एक पुली यूज़ कर रहे होते हैं, आप लोग अक्सर देखते हैं 2-2 3-3 पुलियाँ भी लगी होती हैं, तो हमारे पास किसी भी फोर्स को, जो बॉडी हम उठा रहे होते हैं, उससे हमें 3 गुना कम फोर्स लगानी पड़ती है। 1 मिनट, 100 किलोग्राम जी, मतलब हमें क्या करनी पड़ती है, हाफ फोर्स लगानी पड़ती है। मतलब क्या है, ये 100 kg है, ठीक है, इसको उठाने के लिए हमें यहाँ पे इस साइड पे 50 kg या 50 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड। एक पुली से हाफ हो जाती है, ठीक है। 2 पुलियों से 3 गुना, मतलब हाफ, इसका भी हाफ हो जाएगा। 50 का हाफ कितना हो जाता है जी, 25, ठीक है। उसका भी हाफ अगर हम देखें तो 25 का हाफ कितना होता है, 12.5। अगर वो इस तरह से आपके सामने 3 पुलियां बनाए, ठीक है, एक पुली ये है, दूसरी में डबल पुली होगी, तीसरे में 3 पुलियां लगी होंगी, बताए वो कहेगा कि 100 kg के एक बॉडी को लिफ्ट करने के लिए किसमें हमें कम से कम फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसमें पुलियां ज्यादा होंगी, और किसमें मैक्सिमम फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसमें पुली एक होगी। बाद औकात वो गड़बड़ ये करता है कि यहाँ पे वो वेट चेंज कर देता है। एक वाली पुली जो है ना, जिसमें एक पुली लगी हुई है, उसमें हमने 50 kg का वेट उठाना है। 2 पुलियों वाले में हमने 100 का उठाना है, 3 वाले में हमने 150 का उठाना है। वो फिर पूछेगा कि कौन सी में हमें सबसे कम फोर्स लगानी पड़ेगी, सब में सेम है। आ रही है समझ? 150 में बेटा वेट भी तो बढ़ रहा है ना। अब यहाँ पे हमने एक पुली में क्या कि 100 का, ठीक है, अगली 2 पुलियाँ थी तो हमें 50 चाहिए था, लेकिन उसने वेट खुद बढ़ा दिया है, उसने वेट आगे कर दिया। आ रही है समझ? वो यहाँ पे कहता है, यहाँ पे पहले में वो कहता है जी 50 है, दूसरे में वो कहता है कि 100 है। अब जो यहाँ पे हमने फोर्स मतलब कम होनी थी ना, वो इस
वेट ने बढ़ा के फोर्स को उसी के बराबर कर दिया। आ रही है समझ? उसके बाद फिर 100 से जब 150 में जाएगा तो वो फोर्स हमें फिर सेम रखनी पड़ेगी। पुलियाँ बेशक 3 हो चुकी हैं क्योंकि वेट भी तो बढ़ रहा है ना। आ रही है समझ? वेट इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास पुली की फोर्स में कोई फर्क नहीं आ रहा। जी बेटा, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मेरे बस में था, जिनको मैं समझता था कि ये आपके मैकेनिकल एप्टीट्यूड में आते हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। टाइम भी होने वाला है। जी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते अभी हैं। कोई क्वेश्चन है तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नहीं है, जी चलें बेटा आप। सर ये पुली में अगर वो रोप की डायरेक्शन चेंज करता है, एक पुली अगर एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट पुली में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट अगर आ भी जाए तो वो व्हील वाला कॉन्सेप्ट है आपके पास। व्हील वाला जो मैंने बताया ना कि सेम रहता है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। और फोर्स मतलब फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? नहीं समझे आप, क्वेश्चन खुल के बताएं। 2 पुलीज अगर अटैच करता है, एक क्लॉकवाइज है दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसमें वो अगर फोर्स पूछता है, मोबाइल ऑफ रखना है बच्चे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मोबाइल जब्त हो सर जाता है। एक रोप यूं जा रही है, दूसरी रोप पुली के ऊपर से बंद कर थर्ड वन से फिर अटैच कर दिया उसको, तो फिर बेटा वो तो सेम ही रहेगा ना। आप देखें ना, वो अगर एक पुली इधर बनाता है, दूसरी पुली इधर बनाता है, तीसरी इधर बनाता है, यहाँ से हमारे पास रोप गुजर के इस पुली से गुजरने के बाद दोबारा इधर से हो के और यहाँ पे पड़े ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट तो वो सेम है ना। और वो क्या कॉन्सेप्ट है कि जितनी पुलियाँ ज़्यादा होंगी उतनी हमें क्या करनी पड़ेगी, फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो इसमें आपने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है क्लॉक वाइज है एंटी क्लॉक वाइज। वो तो लाजमी बात है कि अगर ये मेरे पास इस तरह से मूव कर रही है तो ये पुली भी क्या करेगी, इसी तरह से मूव करेगी, ये भी इसी तरह से ही मूव करेगी। ठीक है, अगर ये दूसरी साइड पे मूव कर रही है तो वो भी दूसरी साइड पे मूव करेगी। इनकी डायरेक्शन ही है। जी कोई और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बेटा, फिर अच्छा बच्चा, ये नेक्स्ट क्लास में आज इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ सक्खर जा रहा हूँ। 11:30 बजे यहाँ से निकलना है मैंने स्काईवे पे, और रात 11:30 पहुँच 12 घंटे लगते हैं आप फिक्स 12 घंटे। तो उधर सक्खर में हम इंशाल्लाह एक अकेडमी बना रहे हैं। शायद आमिर साहब को उधर भेज दें सक्खर में, अगर ये यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है तो, या फिर कोई और देखेंगे टीचर। हमारी खुशकिस्मती ये अकेडमी के अच्छे बंदे मिल जाते हैं। मुझे यूनस साहब थे, अभी वो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कौन सी है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में बड़े अच्छी पोस्ट पे हैं, अभी 1.5-2 लाख उनकी सैलरी है। अभी वो बिज़ी हैं। मैंने कहा ठीक है आप बिज़ी हैं तो अभी आप नहीं आ सकते, ज़रा आपने ज़िंदगी भी संवारनी है। इसी तरह काफ़ी टीचर आए हैं, और हर टीचर मैं यही कहता हूँ अपने पाँव में कदम खड़े हो जाएंगे। और ट्रेन बंदे आते हैं, यानी कि यहाँ को ट्रेनिंग करने आते हैं। ऑलरेडी ट्रेन उम्र इनकी कम है आमिर साहब की, लेकिन माशाल्लाह अच्छा पढ़ाते हैं। 19 साल इनकी एज है, और हो सके स्टूडेंट से बड़े हों। एक चीज़ बच्चे याद रखें, हम हमेशा अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें सर। एक इनका सीनियर आ गया यूनिवर्सिटी का, तो 2 दिन के बाद उसने कहा फ़ीस वापस कर दें। जस्ट आखिर रिसर्च की मैंने, क्या वजह है, नतीजा ये निकला कि सर ना कहना पड़े। कितनी गलत बात है। अब ये बच्चे की तो मजबूरी थी ना, इसमें फ़ीस दे दी, वापस कर दी, मिल गई फ़ीस, कोई शक, इसलिए वापस किया है क्योंकि इसकी एज ज़्यादा है। फिर मेरा दिल नहीं मानता, गुनाह हुआ जो दिल में खटकता हूँ। 10 दिन इसने गुजारने में वापस इसलिए किए, इसका दिल था, ख्वाहिश थी। हालांकि ये बच्चा सोल्जर के लिए तैयार था कि मैं सिपाही बन के भी प्रिपरेशन करूँगा, लेकिन घर में परमिशन नहीं थी। वाले साहब इसके 21 ग्रेड के प्रोफेसर हैं, चेयरमैन है मैथ्स डिपार्टमेंट के एड यूनिवर्सिटी में, तो अब उन्होंने नहीं परमिशन दी। तो ज़रा घर की तरफ परमिशन ना हो तो फिर आपने वाले साहब की रिस्पेक्ट भी रखनी है। हमारा तो अपना एक नज़रिया है, हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, इस मुल्क के लिए जीना और इस मुल्क के लिए मरना है। और सबसे बेहतरीन शोबा आर्मी का है। अगर आप अफसर नहीं बनते तो एज ए सोल्जर चले जाएँ, अफसर नहीं बनते तो एज ए सोल्जर चले जाएँ। एक जुनूनी कैफियत है ये। पूछते हैं ना कि आप एज ए ऑफिसर क्यों आना चाहते हैं, या आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं, एज ए सोल्जर क्यों नहीं, एज ए सोल्जर क्यों नहीं। तो फिर आप बताएं कि सर मैं एलिजिबल इसके लिए हूँ, मैं एज ए सोल्जर इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ हैं मेरे अंदर कि जो एक लीडर में होती है, और मैं अच्छे तरीके से मुल्क की कमांड कर सकता हूँ। क्योंकि हर अफसर एक लीडर है। एक जो लेफ्टिनेंट होता है एक लीडर है छोटा सा, ज़ाहिर है कि वो प्लाटून कमांडर है, कैप्टन पूरी प्लाटून को चला रहे हैं। कंपनी कमांडर मेजर है, CEO जो है वो उसके नीचे 3-4 कंपनी होती है, कमांडिंग अफसर है।
ब्रिगेड कमांडर एक लीडर है, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल एक लीडर है GOC जो बने, लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो कोर में लीडर हैं, सारे लीडर हैं छोटे छोटे। तो इसलिए अगर आप इसके अंदर वो लीडर की क्वालिटीज़ हैं, समझते हैं कि मेरे अंदर वाकई वो क्वालिटीज़ हैं, तो जाना चाहिए। अगर समझते हैं कि नहीं यार आर्मी ने सिलेक्ट की, तो एज सोल्जर चले जाएँ। सोल्जर जो हैं वो सारे सोल्जर हैं, बाद में अपने अंदर वो एबिलिटीज़ पैदा करें। जितने हमारे दोस्त हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, सोल्जर्स हैं, माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। एयरमैन सारे तकरीबन मुझे जानते हैं, जितने एयरफोर्स, पूरी एयरफोर्स, आधी एयरफोर्स मुझे जानती है, हर एक ने मेरे नोट्स ली हुई हैं। उन बच्चों को मैं यही कहता हूँ जो अपने स्टूडेंट्स हैं कि मेहनत करें, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, सिर्फ ये कि मोटिवेशन नहीं मिला, हम लोग डिस्करेज करते हैं एक दूसरे को, इनकरेज नहीं करते हैं। और ये पेरेंट्स का भी रोल होता है, वालिदैन का बहुत रोल है, बच्चों को डिस्करेज ना किया करें। अगर डिस्करेज करेंगे तो बच्चा कभी भी आगे नहीं जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने ज़रा कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी अपॉइंटमेंट पे रहा हूँ मैं। जो एक सोल्जर की रिस्पेक्ट है वो सिविल के 21 या 22 ग्रेड के अफसर की नहीं है। सिविल के 21 या 22 ग्रेड के अफसर की वो रिस्पेक्ट मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि एक जो सोल्जर है वो जो ज़िंदगी गुजार रहा है किसी मिशन के तहत गुजार रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, गोली के आगे आना इतना आसान नहीं होता। हमारे लोग बातें करते हैं ना, आर्मी के ख़िलाफ़ भी कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उनको ये बताएं गोली के सामने आएँ, बुलेट के सामने खड़े होकर दिखाएँ। आर्मी में तो इतनी सैलरी नहीं है, इतना पैसा नहीं है, लेकिन जो रिस्पेक्ट फ़ौज के अंदर है वो सिविल में नहीं हो सकती। उस रिस्पेक्ट के लिए मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट को ये कहते हैं, अगर आप उसके एलिजिबल नहीं हैं, कोई मसला बन गया एज का, या एज ए सोल्जर चले जाएँ, एज ए सोल्जर चले जाएँ। और जो सोल्जर्स हैं, जितने अफसर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, लिखता भी रहा हूँ हिलाल में, आर्टिकल्स में, और कहता भी रहता हूँ स्टूडेंट जहाँ भी मिलते हैं, यूनिट में अफसर हैं, कि बच्चे आप वॉलंटियर करें। किस चीज़ के लिए वॉलंटियर? वर्दी पहनी है, खाकी वर्दी, तो इस मुल्क के लिए हमने लड़ना भी है, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देनी है। अगर जान इस मुल्क के लिए चली जाती है तो इससे बड़ा एजाज़ क्या होगा। असल मिशन तो ये है ना कि मुल्क के लिए हमने जीना मरना है। जो खिदमत कर रहे हैं, जहाँ भी जहाँ भी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं, इंतहाई मुखलिस होकर करें, अल्लाह का डर भी होना चाहिए, इखलास हो, तो ये असल में खिदमत है। जो आपको डोमेन है, जितना छोटा सा डोमेन बनता है, इखलास के साथ करेंगे काम तो आप सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इनर सेटिस्फेक्शन, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अल्लाह ताला की मदद भी आती है, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त भी देता है, और ऐसी जगह से आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपके वहम गुमान में भी नहीं होती। तो इसलिए मैं कहता हूँ एज सोल्जर आप लोग, अगर कोई मसला बन जाए तो एज सोल्जर चलें। या बाद पेरेंट को फिर चीज़ सिखानी पड़ती है, बतानी पड़ती है, जो रिस्पेक्ट आर्मी की है वो सिविल की हो नहीं सकती। चाहे आप एयरमैन चले जा रहे हैं, चाहे आप सेलर जा रहे हैं, चाहे आप एक सोल्जर जा रहे हैं, वर्दी पहनी है, फ़ौज से मुराद ये आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों मुराद है। अफवाज पाकिस्तान जो कहते हैं तीनों इसमें शामिल हैं। इवन पुलिस की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, यूनिफॉर्म उसने पहनी है, एक मुजाहिद है पुलिस का, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे ऑफिसर हैं। IG तक को मैं जानता हूँ पर्सनली, जो खिदमत से अंजाम दे रहे हैं, जितनी टफ उनकी लाइफ है, हमें तो नेगेटिविटी नज़र आती है ना। उनके अंदर जाके देखें कि क्या क्या मसाइल हैं, फिर पता चलेगा कि इनके तो ये मसाइल हैं, और उसके बावजूद कैसे कुर्बानी देते, कितनी जानें हमारे पुलिस अफसरों ने और सिपाहियों ने कुर्बान की इस वतन के लिए। बेशुमार लोग हैं और अभी भी तैयार हैं, दलेर लोग हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं। करप्शन होती है, हर जगह होती है, लेकिन 5 उंगली नहीं बराबर ना, अच्छे लोग भी मौजूद हैं। और अच्छे लोगों की वजह से मुल्क कायम भी और चल भी रहे, इंशाल्लाह तरक्की करेगा। आगे अपना जो फ्यूचर है बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है पाकिस्तान का। इसलिए आप लोग मेहनत करें, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। मदद अल्लाह की आती है, अल्लाह ज़रूर इंसान को सुरखरू फरमाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मेहनत करें। वसीले भी बन जाते हैं, बाकी अल्लाह की तरफ से मदद भी आ जाती है, लेकिन अपना खुलूस रखें, नीयत को साफ़ रखें। वो खटकता क्या है, दिल में जो चीज़ खटकती है वो गुनाह है, ये पता है ये चीज़ ठीक नहीं है, वो क्या, वो चीज़ गुनाह है।
तो गुनाह से बचने की कोशिश करनी चाहिए जितने हो सकते हैं। हम अल्लाह ताला कुर्बत इख्तियार, नेक लोगों के साथ बैठें, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें। हमने अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखे, मैंने अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखे। स्टूडेंट छोटे ने मुझे बहुत कुछ सिखा दी, 8वीं के बच्चों ने सिखा दी। तो इसलिए आप आज ही होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए मैसेज ये, टीचर की उम्र नहीं देखी जाती। अगर टीचर 19 साल के, आपकी 22 साल एज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और पता है आर्मी के अंदर तो कभी आप टीचर होते हैं, कभी स्टूडेंट होते हैं। एज अ मेजर आप ब्रिगेडियर्स को पढ़ाते हैं। आर्मी के जो ब्रिगेडियर्स हैं सर्विंग, वो आपके स्टूडेंट होते हैं, आप उनके इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो सर कहते हैं। फौज में तो चीज़ चलती रहती है ना, कभी आप उनके स्टूडेंट बन जाते हैं, कभी टीचर बन जाते हैं। यही तो एक खूबसूरती है फ़ौज की, एक डिसिप्लिन है। कितने मेजर हैं मेरे अपने जूनियर हैं, सीनियर अफसरों को पढ़ा रहे हैं, वो अपनी फील्ड में माहिर हैं। तो इसलिए इल्म हासिल करने के लिए आजिज़ी पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर आजिज़ी है तो कामयाब हैं। अभी आप लोग इस प्लाजे की हालत इतनी अच्छी नहीं है, हम वीडियो में बताते हैं। सबसे पहला प्लाजा है पिंडी का ये। आज तो ये इंट्रेंस कितनी ख़राब है, इतनी कोई सफाई भी नहीं है इधर, लेकिन बच्चे फिर भी आते हैं इधर, स्टूडेंट फिर भी आते हैं, बैठ के पढ़ते हैं। बाद बच्चे नहीं आते, देख के उन्हें प्रोटोकॉल चाहिए। उनको मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ आप नहीं आ सकते तो वहाँ पर डिप कैसे लोगे PMA में? वो तो फिर गोबर जहाँ होता है, गोबर के अंदर जब गंदगी होती है, वहाँ अपने डिप 10 नंबर उसके होते हैं। नहीं लोगे तो वो पास आउट नहीं करेंगे, आप लोग अफसर बन ही नहीं सकोगे। ट्रेनिंग कैसे है, और ऐसी टफ ट्रेनिंग है, हर तरीके से वो करते हैं ताकि जब बाहर जब निकलेगा पास आउट हो गए तो हर मुश्किल के लिए तो इंशाल्लाह ताला वो रेडी होगा। ठीक है, हमारे पास इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, इतना बड़ा प्रोटोकॉल नहीं है हमारा, लेकिन इधर से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ना, आपके सामने हैं। कितने बच्चे इनिशियल तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चा फेल नहीं हुआ अभी तक, एक रिकॉर्ड जा रहा है। इसलिए मैंने इनिशियल के छोड़ दिए, अभी इनिशियल और ISB की कंबाइन तैयारी शुरू कर दी। 16 बच्चे अभी तक मेरे पास आए हैं, 16 लड़के ISB की तैयारी के लिए। 3 बच्चे नॉट रिकमेंड हुए हैं सर, 13 लड़के अगर सेलेक्ट हुए हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, PMA तक चले गए। इस तरह एक बच्ची आई नेवी के लिए आई थी, वो हो गई, सिलेक्ट हो गई थी एयरड यूनिवर्सिटी में, आपके उधर लेक्चरार थे। क्यों हम बच्चों को नहीं सिखाते कि आप रट्टा लगाएं या एक कॉपी पेस्ट करते जाएं। कॉपी पेस्ट वाला काम होगा तो वो ट्रेनिंग हो जाएगी। अगर एक ही स्टोरी मैंने बता दी कि ये आप याद कर लें, और मेरे लेक्चर तो सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, कहीं कॉपी पेस्ट नहीं है, वरना यहाँ डिक्टेट करा के लिखवा भी सकते हो, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। वो फिर क्या हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी। और ISB के फॉर्म पे इतना बड़ा लिखा होता है कि ट्रेनिंग जिसने की उसको क्या करेंगे, नॉट रिकमेंड करेंगे। प्रिपरेशन तो करनी है आपने, ये तो एक ट्यूशन सेंटर है, आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन करके जाएंगे आप लोग। फिर कॉलेज में हम करा देते हैं, मिलिट्री कॉलेज में प्रिपरेशन पर कैडर चलते हैं, वहाँ पे HRDCs में चलते हैं, आर्मी के जो JC वगैरह के उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो 14 दिन के कैडर चलते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। बाकी ऑब्स्टेकल कराने और GTO टास्क और ये वो सारी ट्रेनिंग है, वो हम लोग नहीं कराते हैं, वो हम लोग नहीं इसलिए नहीं कराते, अगर कोई मसला नहीं है, जगह हमारे पास है, लगवा सकते हैं। सिर्फ बच्चों को भेज देते हैं दिखाने के लिए एबटाबाद कर्नल सिबरा के पास, तो देख इस तरह के ऑब्स्टेकल थोड़ा आइडिया हो जाइए। करने आपने प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो ट्रेनिंग है, पर ट्रेनिंग तो वैसे भी अलाउ नहीं है। तो एक बंदा है सिविल से, उसे क्या पता ऑब्स्टेकल कैसे करने हैं, एकदम तेज़ कर रहे हो, अंधे को पता चल रहा है इसने ट्रेनिंग की हुई है, मिलिट्री प्लानिंग आ गई, बाकी चीज़ें आ गई, रटे लगाई हुई उसने। फिर कहते हैं बड़ा अच्छा हमने तो की है ISB, उधर से नॉट रिकमेंड हो गए। नॉट रिकमेंड होने की वजह यही होती है, असल जो आपका करेक्टर है उस पर खोल चढ़ जाते हैं, और अच्छी खासी पर्सनैलिटी होती है आप लोगों की, और अकेडमीज वाले उसको डैमेज करके रख देते हैं, सिलेक्ट होने को रिजेक्ट करवा देते हैं। इसलिए नेचुरल जाएँ, जैसे आप लोग हैं वैसे जाओ, थोड़ी मेहनत कर लें, GK अपना सही कर लो, इंग्लिश नहीं है ठीक, कल इंग्लिश की मैडम आई थी, ठीक है पढ़ा रही हूँ, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। 5000 फीस कोई ज़्यादा नहीं है, तो दे दो उनको, 5000 फीस दे दें। तो वैसे भी सुनता है मुझे यूट्यूब पे, तो कुछ वैसे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहता है तो 5000 रुपये फ़ीस है। और उनकी सिलेक्शन की है मैंने, ऐसे नहीं बच्चों ने सिलेक्शन की है। नहीं है सेटिस्फाइड इनसे तो कोई और कहीं करें, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। पिंडी इस्लामाबाद में अकेडमी बाज़ार है पूरा,
जहाँ आप सेटिस्फाइड वहाँ जा करें, लेकिन इंग्लिश बोलें। जब डिस्कशन होगी तो इंग्लिश में गुगू नहीं बन जाना हम। फिर देखते हैं कि कैसे बोल रहा है दूसरा, एक बच्चा अच्छा बोलता है, दूसरा देख रहे हैं, वहाँ तो इंग्लिश चाहिए, वहाँ डिस्कशन इंग्लिश में भी कराते हैं, उर्दू में भी करवाते हैं। लेक्चरेट तो आजकल सारे इंग्लिश में है, मिलिट्री प्लानिंग इंग्लिश में होती है, जब लिखनी इंग्लिश में है, पिक्चर्स तो बच्चे कहते हैं उर्दू में लिखे, उर्दू में नहीं इंग्लिश में लिखनी है। मैं उर्दू की सीट पर सिलेक्ट हुआ था एजुकेशन कोर में, कल भी बताया था मैंने, लेकिन मेरा सारा टेस्ट इंग्लिश में हुआ था। सारा टेस्ट किस में हुआ था? इंग्लिश में हुआ था। सारा इंटरव्यू मेरा जनरल साहब ने इंग्लिश में लिया था, उर्दू का तो नाम निशान नहीं था। वही ISB है जो आप लोग देते, सेम है। तो इसलिए आपने प्रिपरेशन करनी है, अपने आप को उस म्यार में पूरा उतरे। जो कमी रह जाती है इंग्लिश नहीं है वो पूरी करें। फिजिकल वीक है वो, आप करते हो तैयारी सब, आप तैयारी करते रहें। आप एक ग्रुप में मैंने 2 लेफ्ट करा दिया आपको, ठीक है। जो वो लड़के हैं करंट है, मुझे पता है इतने बच्चे स्ट्रेंथ हमारी ये है, ठीक है। एक मैंने आपको नहीं निकाला फोर जो है ना नंबर वाला, इसलिए नहीं निकाला। जो चीज़ आती है आप करते हैं, तैयारी प्रिपरेशन करते हैं। बाकी जो मैं आपको टास्क देता हूँ ये काम करें, वो करने आपने, वो करते रहो साथ साथ, ठीक है। आपकी इंग्लिश भी ठीक है, हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी ठीक है। बाकी मोरल डाउन मत करो, ठीक है। ये अल्लाह की तरफ से, एज का नहीं पता था आपको, तो एज थोड़ा 1 महीने का फ़र्क पड़ रहा है ना आपको, तो आपको तरीका मैं बताऊंगा इसका, फिर भी पूछ के कि कैसे इसका कहाँ पे एडजस्ट होते हैं। BS कर कितना अर्सा रह गया? BS कर 2 साल के बाद आ जाओ, कैप्टन की तैयारी करो। अभी से आप करो, अभी से आप प्रिपरेशन देने तो पे तैयार रहें। बाकी अपने जी किसी ने नई एक अप्रूवल दी है कि 5वें सेमेस्टर के बाद जो बच्चे BS कर रहे हैं वो ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं। ये चेक कर लो सर। ग्रेजुएशन की डिग्री ले लें और कैप्टन के लिए सर वो एक एसोसिएट डिग्री में आ जाती 2 साल के फिर। अच्छा, लेकिन बाद में दोबारा आपको BS की डिग्री मिल जाएगी। आप अप्लाई करने के लिए एसोसिएट डिग्री ले लें, चेक कर लेंगे, होता तो फिर चेक करवा लें। मैं भी चेक करवा लूँगा अपने दोस्तों से, जो हमारे दोस्त इंटेलिजेंस वगैरह में हैं, उनसे पूछ लेंगे कि क्या क्या है सर, जो बैठे हुए ICB में दोस्त हैं, कि क्या प्रोग्राम। अगर है अप्लाई करते हैं फिर करें, तैयारी कंटिन्यू करें। बल्कि वहाँ जाके भी चेक करें, सिलेक्शन सेंटर पे जाके आप पूछ लें उनसे जाके ना, सही है। तो लास्ट में दरूद शरीफ कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछ सकते हैं। थोड़ा मैं रेस्ट करूँगा फिर मैं निकलूँगा। आप गए थे गोटकी? गोटकी कितना दूर है सक्कर से आगे? करीब ही है ना, शायद मेरा चक्कर लगे क्रिकेट कॉलेज, गोटकी का चक्कर लगे, क्रिकेट कॉलेज है वहाँ पे ना गोटकी। 10 दिन में क्या सीखे हम, इधर आके बताएं, थोड़ा वीडियो बना लेना इसकी। सर 10 दिन में मैंने यहाँ यही सीखा है कि यहाँ पे आपको मोटिवेट किया जाता है। आप चाहे किसी प्रोफेशन में चले जाएं, आपको उसके मुताबिक पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी सर से। और सर हमेशा सबको ये मोटिवेट करते हैं कि आपने जहाँ भी किसी फील्ड में जाना है तो आपके साथ वालिदैन की दुआएं होनी चाहिए, आपका इर्द गिर्द का माहौल अच्छा हो, अब नमाज़ पढ़ें, दुरूशी वगैरह सबसे ज़्यादा बरकत डालता है आपके अंदर। और बाकी यही है कि अगर किसी कोई नॉट रिकमेंड हो जाता है तो मोरल अपना डाउन ना करे। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा फ़ौज में जाए। जैसे मेरा मसला बना तो ये जानबूझ के मैंने तो नहीं किया, मतलब कि मैंने तो किया बचने मेहनत मैं प्रॉपर करता आ रहा हूँ, बस ये मुझे उस टाइम पता नहीं चला। और ये कुछ अलग अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा ना हो सकता, ऐसा भी हो सकता था कि मैं शायद आर्मी में जाता, शायद मैं उसके इस काबिल ना होता, मैं कोई और अच्छी जॉब कर लूँ तो मैं शायद उसमें पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर लूँ। तो बाकी सर के पास आए सर मैं जो भी हैं, और बेशक सर से उन नोट्स मंगवाए, सर के नोट्स बहुत हेल्पफुल हैं। और ये नोट्स मैंने सर से पढ़ के, मैंने 2 दफ़ा पहले इनिशियल अपना फेल किया, लेकिन सर से जो मैंने नोट्स लिए उसके बाद मेरा इनिशियल उसी टाइम ही पास हो गया। इतनी मुझे खुशी हुई थी कि सर से नोट लिए। हम चेंज करते हैं नोट्स को, चेंज करते हैं। तो बहुत बच्चों ने मेरे नोट्स में PDF बना के सेंड किए होते हैं, PDF पुराने नोट्स फेर रहे हैं बहुत, फिर मैंने डिम कर दिए। डिम इस नीयत से किया कि ये पुराने नोट्स लेके बच्चे नुकसान ना हो उनका, फिर मैंने डिम ख़त्म कर दिए। इसलिए ख़त्म किए, बच्चे कहते हैं पढ़े नहीं जा रहे, पढ़े ठीक है मंगवाए, पुराने भी काम आएंगे लेकिन उतने काम तो नहीं आएंगे जो भी नए जो एक्सपीरियंस हम डाल दिए हैं। पुराने कुछ ना कुछ तो चेंज होगी ना, कुछ ना कुछ चेंज आती है। बैठ जो बच्चे नोट्स भी मंगाए, लेकिन नोट्स पढ़ के आप टेस्ट पास कर जाता है बच्चा, रटे लगा के जैसे भी, लेकिन फेल होता है इंटरव्यू में जाके। 90% लड़के इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं या फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। उनकी तैयारी नहीं होती, फिजिकल की इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता। आपने खुद बताया बच्चों को, उस बच्चे ने अमजद है ना, इस बच्चे को लड़कों ने कहा सेलेक्ट होगा, आप थे ना जब आए थे, दूसरे को रिजेक्ट होगा। हालांकि बच्चे शराफत के लिहाज से कोई शक नहीं था, हाफ़िज़ कुरान थे वो, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था बच्चे में। तो उसको बुलाए बच्चे को, उसको बताओ कि तैयारी करो। 2-3 महीने लगाए, नहीं 6 महीने लगाए। जब तक आप लोग मुझे सेटिस्फाइड नहीं करेंगे अप्लाई नहीं करना बच्चे। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो आप कभी भी सिलेक्ट नहीं होंगे, बताऊँ मैं आपको। मुझे पता होता कि अभी ये बच्चा अभी करेगा अप्लाई तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ट्राई के लिए कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के लिए,
बाकी रही बात आगे रिकमेंडेशन की, तो ISB तक पहुंच जाना ये अचीवमेंट है। जो बच्चे ISB तक पहुंचते सारे काबिल बच्चे होते हैं, ये आपके हाथ में है। बाकी ISB में आगे इंसान की किस्मत भी होती है, दुआएं होती हैं, ठीक है, वो सीधी सी बात है। आगे बहुत वैकेंसी थोड़ी है, मेरिट लिस्ट बनती है, तो वहाँ तक जो बच्चे पहुँच जाए, ना ट्रीटमेंट हो जाए, वो भी हमारे हीरो है। वहाँ तक तो पहुँच गया ना, तो इसलिए लोगों की बात में ना है कि ना ट्रीटमेंट हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसी बात नहीं है। वहाँ तक कोई सिविल में चला जाएगा, कहीं अच्छी पोस्ट पे चला जाएगा। हर बच्चा, हर बंदे को जो आर्मी में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, हर एक को मैं यही कहता हूँ कि ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, अप्लाई करें। और ट्राई इसलिए करें, अपना पता चलता है इनिशियल टेस्ट में कि उसका फ़िज़िकल कितना स्टेमिना है, फ़िज़िकल कितना स्ट्रांग है, इंटरव्यू में उसका कितना स्ट्रांग है, मेडिकल फिट है या नहीं है, एकेडमी में कितना सही है, अपना जायज़ा ले लेते हैं। जब आप पहुंच जाते हैं ISB तक, आपने जायज़ा लिया कि आप मतलब सही हैं, फिट हैं। फिर कहीं अगर रह जाता है, इंटरव्यू में रह गया है, फिज़िकल में रह गया, कोई कमी रह गई है, तो फिर इंसान को अपना पता चल जाता है कि ये मेरे शख्सियत में, ये मेरी शख्सियत में ये खला बाकी है। चाहे भी शक ना जाए आर्मी में, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ट्राई ज़रूर करें अपने आप को चेक करने के लिए। आर्मी का बड़ा सही एक प्रोसेस है, पूरा जायज़ा लेती है आर्मी, हर हवाले से पूरा छाँच पड़ताल करके ISB तक पहुँचते हैं। फिर क्या ISB में फिर मैंने बता दिया कि इंसान की लक होती है, किस्मत है, ये परफॉर्मेंस है आपकी, तो वहाँ सही परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह आप रिकमेंड हो जाएंगे। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।